सो हेलो पीपल, दिस इज योर चैनल CATV एंड आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू रिवाइज द वेरियस लिमिट्स। तो लॉ में बहुत सारी जगह पे लिमिट्स दे के रखी है। कहीं पेड अप शेयर कैपिटल, कहीं टर्नओवर, कहीं पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, बोरिंग्स है, कहीं और कुछ लिमिट्स है, कहीं बोरिंग्स में डिबेंचर होल्डर्स इंक्लूड है, कहीं बोरिंग्स में सिक्योर्ड बोरिंग्स इंक्लूड है, कहीं और किसी दूसरी तरीके की लिमिट है। तो ये जो वेरियस लिमिट है, तो जो सारी लिमिट्स को एक जगह कंपाइल करते हुए एक शीट है। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, बाकायदा ये आपको अवेलेबल हो सकता है। एंड देन अब हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी लिमिट्स इधर कंपाइल करी गई है। ठीक है, सो वेरियस लिमिट्स कंपाइल्ड फॉर CA फाइनल लॉ एग्जाम। तो बिना किसी देर के हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, या तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करवा देता हूँ कि ये जो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वुमेन डायरेक्टर, ये हो गया सेक्शन 177 188 के ऊपर है। एंड देन 203 पे KMP आ जाता है, राइट, सेक्रेटरियल ऑडिट पे है। कंपनी अकाउंट्स, ओके, इंटरनल ऑडिट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 136 राइट टू मेंबर, 137 डीड बिड XBRL रूल कंपनी ऑडिट के ऊपर है, राइट। 244 ऑपरेशन मिस मैनेजमेंट पे है, इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन पे है। देन कॉमन, अच्छा ओके, देन फिर अपील्स की बात आती है। हाँ, नोट ऑन, अच्छा सॉरी, अपील्स की बात आती है ना उसके बाद। ठीक है, तो अभी हम लिमिट्स को समझने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प होगा पर्टिकुलर लिमिट्स के लिए। ठीक है, तो बिना किसी देर के अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले वेरियस लिमिट्स कंपाइल्ड फॉर CA फाइनल लॉ एग्जाम्स, चैप्टर 11 अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लिस्टेड पब्लिक कंपनी। लिस्टेड पब्लिक कंपनी, इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो वन थर्ड ऑफ टोटल डायरेक्टर मस्ट बी इंडिपेंडेंट। तो जो बात हुई है वो 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर जो है मस्ट बी इंडिपेंडेंट। इफ़ द कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ऑडिट कमिटी, तो अगर उसे जो कंपनी है कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ऑडिट कमिटी अंडर सेक्शन 177, तो जो मेजॉरिटी है, तो अभी तो 1/3 की बात करिए, द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर जो है ऑफ ऑडिट कमिटी मस्ट बी इंडिपेंडेंट। तो 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है लिस्टेड कंपनी में। और जब ऑडिट कमिटी इस्टेब्लिशमेंट करने की बात आती है तो मेजॉरिटी जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। रूल 4, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अदर देन पब्लिक कंपनी नॉट लिस्टेड इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो एक तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो गया, तो उसमें 1/3 है। ठीक है, और 177 है, तो मेजॉरिटी को तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, हमको भी पता है। आती बात रूल 4 की, जो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अदर पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड नहीं है, वो रूल 4 में कवर है, इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो 1/3 की जगह इधर बोला है एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। इफ़ एनी ऑफ द बिलो मेंशन क्राइटेरिया इज फुलफिल्ड, ये होना चाहिए जब कोई सा भी एनी ऑफ द बिलो मेंशन क्राइटेरिया फुलफिल होता है। तो जो ये लिमिट है, तो ये लिमिट एज ऑन दी लास्ट डे ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। तो जो ये लिमिट है, ये जो है लास्ट डे ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। तो इसमें जो लिमिट है उसमें पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 10 करोड़, आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट जो है वो मोर देन इक्वल टू 50 करोड़, सॉरी मोर देन इक्वल टू नहीं है, उसमें मोर देन है। तो पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 10 करोड़, आउटस्टैंडिंग लोन डिवेंचर डिपॉजिट मोर देन 50 करोड़ और टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 100 करोड़। तो ऐसे केस में जो है ऐसे केस में पर्टिकुलर जो अगर कोई से भी एक लिमिट क्रॉस होती है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कैटेगरी में आ जाता है। तो 10-50 तो ऐसा बोला जाता है, क्योंकि अमाउंट के हिरार्की में देखा जाए तो पेड अप शेयर कैपिटल, आउटस्टैंडिंग लोन डिवेंचर एंड डिपॉजिट्स एंड टर्नओवर। तो ना द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इवन 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज को तो इवन 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, आर नॉट रिक्वायर्ड। तो आर नॉट रिक्वायर्ड, तो मैं ठीक है, आर नॉट रिक्वायर्ड में इसमें, हाँ, आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इवन 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, तो देजावू गवर्नमेंट कंपनी, होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी, तो सब्सिडियरी कंपनी होली ओन्ड, तो देजावू ये होली ओन्ड होना चाहिए, राइट। तो होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी एंड जेवी
तो टू सम अप द कंसेप्ट इज एप्लीकेबल टू एवरी लिस्टेड कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी जिसका टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 100 करोड़ है, आउटस्टैंडिंग लोन डिवेंचर डिपॉजिट्स, आउटस्टैंडिंग लोन डिवेंचर डिपॉजिट्स तीनों मिला के, तो आउटस्टैंडिंग लोन डिवेंचर डिपॉजिट वो मोर देन 50 करोड़ है और पेड अप शेयर कैपिटल जो है मोर देन इक्वल टू 10 करोड़ है। तो एग्जैक्टली द सेम लिमिट एप्लीकेबल इन सेक्शन 177 एंड 178। आती है बात एप्लीकेबिलिटी ऑफ वुमेन डायरेक्टर की। 149 सबसेक्शन 2 का आई थिंक ये सेकंड प्रोविजन है, ठीक है। तो ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ वुमेन डायरेक्टर इतना वैसे कोई मैटर नहीं करता है। तो रूल 3 वुमेन डायरेक्टर पे जो एप्लीकेबल होता है, तो वुमेन डायरेक्टर में कौन कौन, वुमेन डायरेक्टर में है लिस्टेड कंपनी और एवरी अदर पब्लिक कंपनी। तो एक लिस्टेड कंपनी एंड अदर पब्लिक कंपनी, अदर पब्लिक कंपनी में भी 100-300 है, जैसे 10-50-100 है तो इधर 100-300 है। 10-50-100 में पेड अप कैपिटल है, आउटस्टैंडिंग लोन डिवेंचर डिपॉजिट्स है एंड पेड अप कैपिटल आउटस्टैंडिंग लोन डिवेंचर डिपॉजिट्स एंड साथ ही साथ क्या है, पेड अप कैपिटल आउटस्टैंडिंग लोन डिवेंचर डिपॉजिट एंड ठीक है एंड टर्नओवर, ठीक है। तो 10-50-100 हो गया। तो वैसे ही इधर वुमेन डायरेक्टर है, तो वुमेन डायरेक्टर में भी पेड अप कैपिटल मोर देन इक्वल टू 100 करोड़ और टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 300 करोड़ शैल अपॉइंट वुमेन डायरेक्टर। तो हम अदर पब्लिक कंपनी में देखें तो अदर पब्लिक कंपनी जो अनलिस्टेड है, तो पेड अप कैपिटल मोर देन इक्वल टू 100 करोड़ है और टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 300 करोड़ है, तो उनको अपॉइंट करना चाहिए, ठीक है, वुमेन डायरेक्टर। फिर आती है बात, अब ये तो हो गई अपना चैप्टर 1 की बात, ठीक है। और वैकेंसी जो है वो इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या 3 मंथ विच लेटर में फिल हो जाएगी, राइट। और जो पेड अप कैपिटल और टर्नओवर है वो लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम देखेंगे। अब आती है बात मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स। यही अगर हम देखें तो मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर में एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑडिट कमेटी एंड एनआरसी, तो सेम है सेक्शन, वही दो जो हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में पढ़ा था वो ही इधर है, ठीक है। तो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा जाता है, ठीक है। अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ विजन मैकेनिज्म, इधर विजन मैकेनिज्म में एक अच्छी लिमिट है, ठीक है। मतलब कि ये थोड़ा सा यूनिक है विजन मैकेनिज्म में, इसमें और करके देखा दिया हुआ है और इसमें कुछ नई चीज़ भी आएगी, जैसे कि एवरी लिस्टेड कंपनी। अब लिस्टेड कंपनी को तो करना ही करना है, लिस्टेड कंपनी को भाई अपने लिस्टेड कंपनी को तो अपॉइंट करना है विजन मैकेनिज्म क्रिएट करना है। एंड कंपनी विच एक्सेप्ट डिपॉजिट, तो वो कंपनी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है फ्रॉम द पब्लिक, और तो ऐसा है कि कंपनी विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, और कंपनी जो जिसने बोरो करा है फ्रॉम बैंक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़, इन एक्सेस, इधर बोरिंग की बात क्या हो रही है, इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़, मतलब कि जो एक्सेप्ट कर रहा है पब्लिक डिपॉजिट, जो एक्सेप्ट कर रहा है पब्लिक डिपॉजिट और जो बोरो कर रहा है मनी फ्रॉम बैंक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़, ठीक है। तो इधर मनी बोरो कर रहा है बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, इसमें डिवेंचर कवर नहीं है। अभी अपन ने क्या बात करी, अभी अपन ने बात करी थी कि आउटस्टैंडिंग लोन डिवेंचर डिपॉजिट, ठीक है, आउटस्टैंडिंग लोन डिवेंचर डिपॉजिट इधर कवर था, पर इधर लोन डिवेंचर डिपॉजिट कवर नहीं है। इधर क्या बोल रहे हैं, बोरोइंग फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़, ठीक है। तो हमको वो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें डिवेंचर कवर नहीं है, राइट। और इसमें शेयर होल्डिंग भी कुछ कवर नहीं है, सिर्फ डिपॉजिट से, जो कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करी है या जिसने मनी बोरो करके रखा है फ्रॉम पब्लिक बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़। आती बात सेक्शन 188 की, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स बाय कंपनी वेयर वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन आर इन एक्सेस of the limit specified as mentioned below will require prior approval of shareholder by ordinary resolution। बोल रहे हैं कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगर कंपनी करती है जहाँ पे ट्रांजैक्शन एक लिमिट से ज़्यादा है, आर इन एक्सेस ऑफ द लिमिट स्पेसिफाइड इन द मेंशन बिलो, तो जो लिमिट नीचे दे के रखी है उससे ज़्यादा पे वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन है, तो फिर प्रायर अप्रूवल और शेयर होल्डर की लग जाएगी बाय ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। तो ट्रांजैक्शन है, कंपनी है, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो कंपनी कर रही है वेयर वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन जो है इन एक्सेस ऑफ द लिमिट, जो लिमिट स्पेसिफाइड है उस लिमिट स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा पे अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर लगता है बाय ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहला सेल परचेज सप्लाई ऑफ गुड्स और मटेरियल, तो सेल परचेज सप्लाई ऑफ गुड्स और मटेरियल इफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट। तो क्या बोला है कि सेल परचेज बेचना, परचेज करना, सप्लाई ऑफ गुड्स और मटेरियल इफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट इज मोर देन 10% ऑफ टर्नओवर और 100 करोड़ विच एवर इज लेस। अब ये जो और 100 करोड़ विच एवर इज लेस है, तो ये और 100 करोड़ की लिमिट अब हट चुकी है, ठीक है, अब ये हट चुकी है। तो क्या बोला है,
सेल परचेज सप्लाई ऑफ गुड्स और मटेरियल इफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, आपने एजेंट अपॉइंट किया फॉर मोर देन 10% ऑफ टर्नओवर, तो रिजोल्यूशन जो है मस्ट बी पास इन जनरल मीटिंग। तो ऐसे केस में रिजोल्यूशन पास होगा जनरल मीटिंग में। फिर आती है बात सेल डिस्पोज बाय ऑफ एनी प्रॉपर्टी, तो इधर गुड्स और मटेरियल आ गया, तो गुड्स और मटेरियल आ गया, और फिर इधर आता है एनी प्रॉपर्टी। तो अगर आप सेल डिस्पोज और बाय कर रहे हो एनी प्रॉपर्टी, तो सेल डिस्पोज या बाय करना कोई सी प्रॉपर्टी डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, तो सेल करना, डिस्पोज करना, बाय करना प्रॉपर्टी डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट मोर देन 10% ऑफ नेटवर्थ। मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ नेटवर्थ है, इधर पता नहीं मोर देन 10% ऑफ नेटवर्थ क्यों लेकर रखा है, मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ नेटवर्थ, और वो 100 करोड़ की लिमिट हट चुकी है, 100 करोड़ की लिमिट हट चुकी है, ठीक है। तो रिजोल्यूशन मस्ट बी पास इन जनरल मीटिंग, ठीक है। तो सेल डिस्पोज बाय ऑफ एनी प्रॉपर्टी, तो हम प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ नेटवर्थ, ठीक है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो गुड्स और मटेरियल हो गया और प्रॉपर्टी हो गई, सेल एंड परचेज ऑफ, सेल डिस्पोज बाय, ये सब हो गया। आती है बात लीजिंग की, ठीक है। तो लीजिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी, तो हो गया सेल डिस्पोज बाय ऑफ एनी प्रॉपर्टी, फिर एनी प्रॉपर्टी की लीजिंग, तो लीजिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी मोर देन 10% ऑफ नेटवर्थ और टर्नओवर और 100 करोड़ विच इज लेस। तो लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी में भी यही है कि जो है लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी में 10% ऑफ नेटवर्थ, तो ये 10% ऑफ नेटवर्थ हट गया है, नेटवर्थ हट गया है, मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ टर्नओवर और 100 करोड़ विच इज लेस, रिजोल्यूशन मस्ट बी पास इन जनरल मीटिंग, ठीक है। तो मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ टर्नओवर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इधर आ गया गुड्स एंड मटेरियल का, एनी प्रॉपर्टी का सेल डिस्पोज बाय, वो भी 10% ऑफ नेटवर्थ था, राइट, और इधर 10% ऑफ टर्नओवर है। अब अवेलिंग और रेंडिंग एनी सर्विस, तो अवेलिंग और रेंडिंग एनी सर्विस, तो आप अवेल कर रहे हो या रेंडर करो कोई सी सर्विस, तो अवेल कर रहे हो या रेंडर कर रहे हो कोई सी सर्विस डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ टर्नओवर, ठीक है, और 50 करोड़ विच इज लेस। तो इधर जो है इधर 50 करोड़ जो है, इधर जो 50 करोड़ है वो 50 करोड़ की लिमिट हो चुकी है कम, ठीक है। अब 50 करोड़ की लिमिट की ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, मतलब कि अवेल रेंडर एनी सर्विस इफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट 10% ऑफ टर्नओवर या उससे ज़्यादा ना, तो 50 करोड़ कुछ है ऐसा, तो 10% मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ टर्नओवर चेक कर लेना एक बार, बट फिर भी ऐसा है कि जो ये टर्नओवर की लिमिट है इसमें हो चुका है अमेंडमेंट, ठीक है। तो ये जो 50 करोड़ वाली लिमिट है, तो मोर देन इक्वल टू 10% है, मैं वापस इधर लेकर आने वाला हूँ, मोर देन इक्वल टू 10% है क्योंकि ये रिसेंट अमेंडमेंट है, ठीक है। और ठीक है, मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ टर्नओवर। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ एनी एजेंट फॉर परचेज सेल ऑफ गुड्स मटेरियल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम एजेंट अपॉइंट कर रहे हैं, तो अपॉइंटमेंट ऑफ एनी एजेंट काय के लिए, फॉर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स मटेरियल सर्विसेज प्रॉपर्टी मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ टर्नओवर, अगर मैं एजेंट अपॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है। और फॉर परचेज सेल एंड गुड्स और मटेरियल प्रॉपर्टी सर्विसेज मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ टर्नओवर, ठीक है। तो अगर मैं एजेंट अपॉइंट कर रहा हूँ फॉर परचेज सेल ऑफ गुड्स मटेरियल सर्विसेज प्रॉपर्टी मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ टर्नओवर, तो ऐसे केस में जो है रिजोल्यूशन पास होना चाहिए जनरल मीटिंग में। अपॉइंटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी, क्या बोला है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी, सो अपॉइंटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी, अब मैं अपॉइंटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट, ये इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिलेटेड प्रॉफिट टू एनी ऑफिस और टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट। तो ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट क्या होगा ये हम समझेंगे। तो इन दी कंपनी सब्सिडियरी एंड एसोसिएट, इसमें होल्डिंग कवर नहीं है, ठीक है, इसमें होल्डिंग कवर नहीं है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी, ठीक है, टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी सब्सिडियरी और एसोसिएट, अगर मंथली रेम्यूनरेशन जो है वो अगर मंथली रेम्यूनरेशन मोर देन इक्वल टू 2.5 लाख है, अगर मंथली रेम्यूनरेशन मोर देन 2.5 लाख है, इधर मोर देन इक्वल टू 2.5 लाख नहीं है, मोर देन 2.5 लाख है। सो क्या बोल के रखा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन दी कंपनी सब्सिडियरी ऑफ एसोसिएट, तो कंपनी सब्सिडियरी या एसोसिएट में हम अपॉइंटमेंट करें रिलेटेड पार्टी का टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, तो टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और मंथली रेम्यूनरेशन अगर मोर देन 2.5 लाख है तो रिजोल्यूशन पास होता है, और 2.5 लाख पर मंथ है, ठीक है, मंथली रेम्यूनरेशन 2.5 लाख है। फिर अंडरटेकिंग सब्सक्रिप्शन,
फिर आती बात अंडरटेकिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज़, तो अंडरटेक करना सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज़ डेरिवेटिव्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो फिर आती बात कि अंडरटेकिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज़ डेरिवेटिव्स ऑफ द कंपनी। तो क्या बोला है कि अंडर राइटिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज़, तो अंडर राइटिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सिक्योरिटीज़ और डेरिवेटिव देयर ऑफ द कंपनी। तो सब्सक्रिप्शन करना, ठीक है ना, सब्सक्रिप्शन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी। तो फिर बात आती है कि अंडर राइटिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज़ और डेरिवेटिव, और अगर सब्सक्रिप्शन और अंडरटेकिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज़ और डेरिवेटिव ऑफ द कंपनी, तो अगर अंडर राइटिंग करते सब्सक्रिप्शन और ऑफ एनी सिक्योरिटीज़ और डेरिवेटिव ऑफ द कंपनी, तो सब्सक्रिप्शन 1% ऑफ नेटवर्क, तो मोर देन इक्वल टू 1% ऑफ नेटवर्क, रिजोल्यूशन मस्ट बी पास इन जनरल मीटिंग। तो ये सब चीज़ें हैं। अब ऐसा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी टू एनी ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट, तो अब इसमें ऐसा बोल के रखा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी टू एनी ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट, राइट। तो ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, राइट। ऑफिस ऑफ, क्योंकि आप अपॉइंट करो रिलेटेड पार्टी को किसी ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट में, तो इसका इम्पोर्टेंस है कि, तो इसका मतलब ये है कि अगर डायरेक्टर के लिए, अगर रिलेटिव, अगर फॉर डायरेक्टर, ठीक है, तो डायरेक्टर के लिए एक ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, डायरेक्टर के लिए ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो डायरेक्टर के लिए जो ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट होता है, जहाँ से वो रेम्यूनरेशन रिसीव कर रहा है ओवर एंड अबव द जो रेम्यूनरेशन जो इंटाइटल्ड है, तो जो इंटाइटल्ड रेम्यूनरेशन है उससे ज़्यादा अगर उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो उसके लिए प्लेस ऑफ प्रॉफिट है। पर अदर केस में ऐसा है कि व्हेन ही रिसीव रेम्यूनरेशन, मतलब अगर वो डायरेक्टर नहीं है, क्योंकि टू एनी ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट, तो ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट फॉर डायरेक्टर, तो वो डायरेक्टर, उसके लिए वो प्लेस ऑफ प्रॉफिट होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी एज अ डायरेक्टर, और वो उसके लिए प्लेस ऑफ प्रॉफिट तभी होगा जब वो रेम्यूनरेशन ओवर एंड अबव द इंटाइटल्ड रेम्यूनरेशन अगर उसको मिले, या अपॉइंटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी फॉर अदर केस में, तो जहाँ से उसका रेम्यूनरेशन रिसीव हो रहा है वही उसका प्लेस ऑफ प्रॉफिट है। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी टू एनी ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट, सिक्योरिटीज़ एंड डेरिवेटिव्स को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्रिप्शन 1% ऑफ नेटवर्क या उससे ज़्यादा, ठीक है। एजेंट अपॉइंट करना, ठीक है, और 10% ऑफ टर्नओवर या उससे ज़्यादा, अवेल करना रेंडरिंग एनी सर्विस, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, 10% ऑफ टर्नओवर या उससे ज़्यादा, लीज करना कोई सी प्रॉपर्टी, 10% ऑफ टर्नओवर या उससे ज़्यादा, सेल डिस्पोज बाय करना एनी प्रॉपर्टी, 10% या उससे ज़्यादा ऑफ नेटवर्थ, और गुड्स ऑफ मटेरियल परचेज सेल करना 10% या उससे ज़्यादा। तो जब गुड्स एंड मटेरियल है उधर टर्नओवर है, प्रॉपर्टी में नेटवर्थ आ जाता है। रही बात है तो लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी में 10% ऑफ टर्नओवर आएगा, लीजिंग वाले केस में टर्नओवर आएगा। साथ ही साथ जब सर्विसेज की बात आती है तो भी टर्नओवर आता है। तो टर्नओवर हर जगह है, नेटवर्थ प्रॉपर्टी वाले केस में है। अगर लीजिंग है तो टर्नओवर है, फिर वापस बात, हर जगह टर्नओवर है, बट लीजिंग के केस में, प्रॉपर्टी के केस में जो है वो नेटवर्थ है और अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज और डेरिवेटिव्स ऑफ द कंपनी। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रांजैक्शन है इन रिलेशन टू अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ या डेरिवेटिव्स ऑफ द कंपनी, तो ऐसे केस में जो है सब्सक्रिप्शन 1% ऑफ नेटवर्थ, ठीक है। एंड अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल, तो अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल क्या है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ KMP, तो एवरी लिस्टेड कंपनी को तो KMP अपॉइंट करना होना ही है, और एवरी लिस्टेड कंपनी के साथ साथ अदर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर है शेल हैव होल टाइम KMP। तो क्या बोल के रखा है KMP के रिस्पेक्ट में सेक्शन 203। तो अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल है, इसमें भी लिमिट रिवाइज हो गई है कि एवरी लिस्टेड कंपनी और अदर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो उसे जो है हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल जो है 10 करोड़ या उससे ज़्यादा, तो उन्हें होल टाइम KMP का अपॉइंट करना है। तो होल टाइम KMP क्या है, MD CEO और मैनेजर, और इन देयर एब्सेंस होल टाइम डायरेक्टर। तो MD CEO मैनेजर, इन देयर एब्सेंस होल टाइम डायरेक्टर, CS और CFO। अब अगर इसके अलावा कोई सी कंपनी है तो एवरी कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ और मोर, ठीक है, शेल हैव होल टाइम CS। तो बोल रहे हैं एवरी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या मोर है तो उसे होल टाइम CS अपॉइंट करना है। अब इसमें अमेंडमेंट है, इसमें अमेंडमेंट ये है कि कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ और मोर है पर 10 करोड़ से कम है, क्योंकि वो रूल 8A की कंपनी है, तो उनको होल टाइम CS अपॉइंट करना है।
पर इसमें ऐसा अब है कि प्राइवेट कंपनी में तो जो है 10 करोड़ या उससे ज़्यादा प्राइवेट कंपनी में है, पर पब्लिक कंपनी में लिमिट हो गई है रिवाइज। सॉरी, मैं ये बोलना चाह रहा था कि पब्लिक कंपनी जो रूल 8A है उसमें ऐसा है कि अब 5 करोड़ या उससे ज़्यादा और 10 करोड़ तक जो एक अपनी नॉर्मल चीज़ थी कि उधर होल टाइम CS अपॉइंट करना है, मतलब अदर पब्लिक कंपनी जो रूल 8A में कवर नहीं है। पर जो प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है वो कवर होता है रूल 8A में, ठीक है। और रूल 8A में होल टाइम CS उनको अपॉइंट करना है। मतलब कि पहले क्या हो रहा था कि लिस्टेड कंपनी और वो ऐसी पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो उनको तो होल टाइम KMP अपॉइंट करना है, पर जिनका 5 करोड़ या उससे ज़्यादा और 10 करोड़ के नीचे है तो उनको होल टाइम CS अपॉइंट करना है। और ऐसे केस में जो है प्राइवेट कंपनी जो है वो रूल 8A में कवर नहीं होती है। रूल 8 में कवर नहीं होती मतलब कि प्राइवेट कंपनी रूल 8A में कवर होती है, क्योंकि रूल 8 में वो पब्लिक कंपनी ही कवर है जिसका टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है। मतलब कि पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से कम है और 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है वो रूल 8A में कवर हो गई है। प्राइवेट कंपनी जो रूल 8 में कवर नहीं थी वो जो है रूल 8A में कवर हो गई है। और रूल 8A में जो प्राइवेट कंपनी है उसकी लिमिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा वाली नहीं है। उनकी लिमिट में ऐसा है कि प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है उनको अपॉइंट करना है होल टाइम CS। तो इस तरीके से जो 5 से 10 वीक का बीच में जो सेगमेंट था वो सेगमेंट अब हट चुका है। फिर आती है बात सेक्रेटरियल ऑडिट की। ये अमेंडेड शीट नहीं है। सबसे पहले तो ये अमेंडेड शीट नहीं है जो मेरे पास अवेलेबल थी। तो सेक्रेटरियल ऑडिट में जो है लिमिट चेंज है, उसने बोल के रखा है कि एवरी लिस्टेड कंपनी, ठीक है, और अदर कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 50 करोड़ है, तो अदर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 50 करोड़ है और टर्नओवर 250 करोड़ है। तो पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 50 करोड़ है, टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 250 करोड़ है, और बोरोइंग, लोन और बोरोइंग जो बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से है वो मोर देन इक्वल टू 100 करोड़ है। तो 50 और 250, तो ऐसा है कि पेड अप कैपिटल मोर देन इक्वल टू 50, लोन एंड बोरोइंग फ्रॉम बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे डिबेंचर, अनसिक्योर्ड लोन और डिपॉजिट्स कवर बिल्कुल भी नहीं है। लोन और बोरोइंग बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मोर देन इक्वल टू 100 करोड़ है और टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 250 करोड़ है। तो ये जो है सेक्रेटरियल ऑडिट की लिमिट है। अब आती बात रेम्यूनरेशन पेबल बाय कंपनी हैविंग नो प्रॉफिट। तो जो रेम्यूनरेशन पेबल बाय कंपनी जिसका कोई प्रॉफिट नहीं है, हैविंग नो प्रॉफिट या इनएडिक्वेट प्रॉफिट, तो ऐसे केस में तो उन्हें बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के पे करना पड़ता है, ठीक है। विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल वो पे कर सकते हैं, मतलब कि एक लिमिट दे के रखी जहाँ पे बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के वो पे कर सकते हैं। वेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ टेन्योर ऑफ मैनेजरियल पर्सन अ कंपनी हैज़ नो प्रॉफिट या प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, इट में विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल पे रेम्यूनरेशन टू द मैनेजरियल पर्सन। तो पे करना विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, तो विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल जो है पे करना, तो विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल आप पे कर सकते हो रेम्यूनरेशन नॉट एक्सीडिंग द लिमिट। तो जहाँ पे इफेक्टिव कैपिटल, तो क्या बोला है, इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव और लेस देन 5 करोड़ है, ठीक है। नेगेटिव और लेस देन 5 करोड़ है तो 60 लाख, तो 5 करोड़ है उससे अबव है बट लेस देन 100 करोड़ है तो नेगेटिव से लेस देन 5 करोड़, ठीक है। नेगेटिव टू लेस देन 5 करोड़ 60 लाख है, 5 करोड़ है उससे अबव है और लेस देन 100 करोड़ है तो 84 लाख, 100 करोड़ है उससे अबव है और लेस देन 250 करोड़ है तो 120 लाख, तो 6084120। तो इस तरीके से जो है वो इफेक्टिव कैपिटल का है सीन। अब चैप्टर 9 कंपनी अकाउंट्स में आता है सबसे पहले इंटरनल ऑडिट। ओके, तो इंटरनल ऑडिट की बात आ रही है तो फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी शैल बी अपॉइंटेड एज एन इंटरनल ऑडिटर और अ फर्म ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो शैल बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एज इंटरनल ऑडिटर और अ फर्म ऑफ इंटरनल ऑडिटर तो एवरी लिस्टेड कंपनी, तो जो भी लिस्टेड कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, तो एवरी लिस्टेड कंपनी, प्राइवेट एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, तो एवरी लिस्टेड कंपनी, प्राइवेट एंड अनलिस्टेड कंपनी, तो एवरी लिस्टेड कंपनी, प्राइवेट एंड अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। तो एवरी लिस्टेड कंपनी, प्राइवेट एंड अनलिस्टेड कंपनी मीटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, तो एवरी लिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी मीटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। सो तो 113 इंटरनल ऑडिट में क्या है कि हमने जो बात करी कि फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज है, तो प्राइवेट कंपनी, एक तो लिस्टेड कंपनी है एंड प्राइवेट एंड अनलिस्टेड कंपनी, तो जो अनलिस्टेड कंपनी और प्राइवेट कंपनी उसको भी इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने की ज़रूरत है।
तो लिस्टेड कंपनी को तो करना ही करना है, पर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर आती है तो ऐसे केस में 25, 50, 100 और 200 4 लिमिट है। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ रुपी और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ और मोर, ऐसा कोई क्राइटेरिया इधर नहीं है। आता है फिर पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, कोई शेयर कैपिटल का क्राइटेरिया इधर नहीं है। फिर आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग, तो आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग जो है फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें डिबेंचर कवर नहीं है। तो अगर जो है एक्सीडिंग 100 करोड़ है, अगर आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग एक्सीडिंग 100 करोड़ है, लेट मी चेक कि इधर एक्सीडिंग 100 करोड़ है कि 100 करोड़ और मोर है। वैसे तो 100 करोड़ और मोर होना चाहिए, बट फिर भी एक्सीडिंग, राइट 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 राइट, एक्सीडिंग 100 करोड़ है। तो आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग जो है बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जब डिबेंचर होल्डर कवर नहीं है और एक्सीडिंग 100 करोड़ है, तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो वो इधर कवर होगा। और टर्नओवर 200 करोड़ और मोर, ठीक है ठीक है। तो ये हो गया अपना आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट। तो इधर आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट पेड अप शेयर कैपिटल, सो क्या है आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ और मोर, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर, आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग एक्सीडिंग 100 करोड़ और टर्नओवर 200 करोड़ और मोर। यही चीज़ अगर प्राइवेट कंपनी में आती है तो भी जो टर्नओवर है वो तो सेम है 200 करोड़ और मोर, और आउटस्टैंडिंग लोन भी जो है 100 करोड़। अब इधर 100 करोड़ और मोर है, इधर 100 करोड़ और मोर है। थोड़ा सा इधर जो है समझने वाली बात है कि इधर जो है आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग 100 करोड़ और मोर है, ठीक है। समझने की बात इधर ज़्यादा है, प्रॉपर 100 करोड़ और मोर, ठीक है। और ओके, कूल 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 कूल, मैं सॉरी, आई एम पार्डन, मैं थोड़ा सा गलत जा रहा था। 25, 50, 100 और 200 ही है, तो 25 करोड़ और मोर है, 50 करोड़ और मोर है, 100 करोड़ और मोर है। वो एक्सीडिंग से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है। तो 25 करोड़ और मोर और मोर और मोर और मोर, तो 25, 50, 100 और 200 यही है, यही लिमिट है। तो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, शेयर कैपिटल, आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग, तो लोन बोरोइंग और डिपॉजिट अलग अलग होते हैं, एंड टर्नओवर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने ये सब चीज़ें देखी है। अब आती है बात सेक्शन 135 की। अब जैसे कि 135 इन्होंने 138 पहले दे दिया, 135 पहले दे देते, क्योंकि अगर सिनेरियो वो क्राइटेरिया से चल रहे तो सेक्शन वाइज चल रहे तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ ₹500 करोड़ और मोर। अगर नेटवर्थ जो है, इधर नेटवर्थ की बात है, नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर है, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर है, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर है। तो नेट प्रॉफिट, नेटवर्थ और टर्नओवर, तो 5, 50, 5, 500 हज़ार, 5, 500 हज़ार, ठीक है। तो 5, 500 हज़ार क्या बोला जाता है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर है, टर्नओवर जो है नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर है, नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर है, और टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, और शेल कॉन्स्टिट्यूट CSR कमिटी एंड नीड टू स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रीसीडिंग 3 ईयर का जो भी नेट प्रॉफिट है उसका एवरेज निकालो, प्रीसीडिंग 3 ईयर का जो नेट प्रॉफिट है उसका एवरेज निकालो, और 2%, तो प्रीसीडिंग 3 ईयर का नेट प्रॉफिट का एवरेज, प्रीसीडिंग 3 ईयर का एवरेज नेट प्रॉफिट का 2%, एटलीस्ट 2% उसको स्पेंड करना है, ठीक है। तो उनको CSR कमेटी बनानी है, और एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर जो है वो खर्चा करना है, ठीक है। और ठीक है, तो नेटवर्थ ऑफ ₹500 करोड़ और मोर, टर्नओवर ऑफ ₹1000 करोड़ और मोर, और नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 करोड़ और मोर। तो इस तरीके से क्राइटेरिया है। फिर इसमें बात आती है कि 136 इधर क्यों दे के रखा है, देखते हैं। राइट ऑफ मेंबर टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन केस ऑल लिस्टेड कंपनी एंड सच पब्लिक कंपनी जिनका नेटवर्थ है ऑफ मोर देन 100 करोड़, नो मोर देन 1 करोड़। तो इधर क्या बोल दिया, इधर बोल दिया नेटवर्थ मोर देन 1 करोड़, एंड टर्नओवर एंड साथ ही साथ क्या है, एंड टर्नओवर मोर देन 10 करोड़, मोर देन 1 करोड़ नेटवर्थ और मोर देन 10 करोड़ टर्नओवर।
तो क्या बोल के रखा है कि राइट ऑफ मेंबर टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी मंगवा सकते हैं इन केस ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनी या पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ से ज़्यादा है, नेटवर्थ जो है वो 100 करोड़ से ज़्यादा है, और एंड टर्नओवर, तो नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, नेटवर्थ 100 करोड़ से ज़्यादा है और टर्नओवर नेटवर्थ 1 करोड़, ओके 1:10 है, तो नेटवर्थ जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है और टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो 1:10, तो नेटवर्थ और टर्नओवर, तो नेटवर्थ 1 करोड़ से ज़्यादा है और टर्नओवर जो है वो अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो फिनेंशियल स्टेटमेंट को सेंड करा जाएगा बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड टू सच मेंबर हुज शेयर होल्डिंग इन द डीमैट फॉर्मेट एंड हुज ईमेल आईडी रजिस्टर विद द डिपॉजिटरी। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से उन सच मेंबर को, इलेक्ट्रॉनिक मोड से दिया जाएगा उन मेंबर्स को जिनकी शेयर होल्डिंग इज इन डीमैट फॉर्म, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से दिया जाएगा उन मेंबर्स को जिनकी शेयर होल्डिंग डीमैट फॉर्म में है, जिनकी शेयर होल्डिंग डीमैट फॉर्म में है, राइट, और बाकायदा उनके ईमेल आईडी जो है वो रजिस्टर विद द डिपॉजिटरी है। अब वेयर शेयर होल्डिंग इज अदरवाइज देन हेल्ड इन डीमैट फॉर्मेट, तो उस केस में, तो व्हेन शेयर होल्डिंग इज अदरवाइज देन बाय डिमैटेरियलाइजेशन फॉर्मेट टू सच मेंबर हु हैव पॉजिटिवली कंसेंटेड इन राइटिंग। अब शेयर होल्डिंग जो है वो अदरवाइज देन डीमैट फॉर्मेट में है, टू सच मेंबर हु हैव पॉजिटिवली कंसेंटेड करा है राइटिंग में फॉर रिसीविंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मोड से दिया जाएगा, ठीक है। तो जिनका तो डीमैट फॉर्म में शेयर है तो उनको दिया जाएगा, या जिन्होंने पॉजिटिवली कंसेंट करा राइटिंग में तो उनको भी दिया जाएगा, एंड बाय डिस्पैच ऑफ फिजिकल कॉपीज थ्रू रिकॉग्नाइज मोड ऑफ डिलीवरी एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 20। अब आती है बात 137 की, तो नेटवर्थ जो मैं इधर गड़बड़ करा था, नेटवर्थ एंड टर्नओवर जो है, तो नेटवर्थ 1 करोड़ है एंड टर्नओवर जो है वो मोर देन 10 करोड़ है, और नेटवर्थ जो है मोर देन 1 करोड़ है। अब 137 रीड विद द XBRL रूल्स, तो 137 रीड विद XBRL रूल्स क्या है कि XBRL फॉलोइंग कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल अकाउंट विद ROC, तो फॉलोइंग कंपनीज को फाइल करने पड़ते हैं एनुअल अकाउंट ROC को इन XBRL फॉर्म। तो सारी लिस्टेड कंपनी या कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल जो है 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है और टर्नओवर जो है 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो 5 करोड़ या उससे ज़्यादा या टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, तो उस केस में जो है XBRL आपको फाइल करना पड़ता है, प्रोवाइडेड डेट कंपनी इन बैंकिंग, इंश्योरेंस, पावर सेक्टर, NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है अंडर दिस रूल, तो नीड नॉट, उनको फाइल करने की ज़रूरत नहीं है अंडर दिस रूल। बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, पावर सेक्टर और NBFC और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ठीक है, तो उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्निश करने की ज़रूरत नहीं है, फाइल करने की ज़रूरत नहीं है इस रूल के अंडर। फिर कंपनी ऑडिट की बात आती है, देन कंपनी ऑडिट का तो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट और इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, 3 छोटी छोटी चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं पेड अप कैपिटल की बात कर दूँ वापस से, तो लिस्टेड कंपनी को तो है पेड अप कैपिटल 5 करोड़ और मोर, तो उनको फाइल करना है, और 10 करोड़ और मोर, ठीक है, 10 करोड़ और मोर, ठीक है, ये हो गया। रही बात आती है पेड अप कैपिटल टर्नओवर की, तो टर्नओवर ऐसे कैसे 1000 करोड़ और मोर देखा जाता है हमारा, 1000 करोड़ और मोर देखा जाता है हमका CSR में। पेड अप कैपिटल की बात CSR में कहीं नहीं दे के रखी है, पर हाँ उसमें नेटवर्थ की बात दे के रखी है, तो नेटवर्थ की बात दे के रखी है, बाकायदा नेट प्रॉफिट की बात दे के रखी है। तो 500 5 करोड़ या उससे ऊपर है, 500 करोड़ या उससे ऊपर है, या 1000 करोड़ या उससे ऊपर है। फिर आती है बात हमारी इंटरनल ऑडिटर की, तो पेड अप कैपिटल और टर्नओवर तो उधर भी दे के रखा है, राइट। तो हमको एक पर्टिकुलर, ठीक है, इसके तो बाकायदा और नोट्स बनाने पड़ेंगे जहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से और हो जाए, ठीक है। तो ये तरीके की ये लिमिट है 137 XBRL रूल्स की। फिर आती है कंपनी ऑडिट में, तो कंपनी ऑडिट में रोटेशन ऑफ ऑडिटर, क्लास ऑफ कंपनीज, तो लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो अनलिस्टेड, ठीक है, पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर है, ठीक है। तो ये पेड अप शेयर कैपिटल में अंतर है, ये पेड अप शेयर कैपिटल में इधर 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और प्राइवेट कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है। पर अगर बोरिंग फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक डिपॉजिट, इधर बोरिंग और डिपॉजिट दोनों इंक्लूड है,
वो 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो जो है अगर शेयर कैपिटल की बात करें तो 10 करोड़ या उससे ज़्यादा, और उधर 50 करोड़ या उससे ज़्यादा। और अब जो बचे हुए पब्लिक बोरोइंग है फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, डिपॉजिट्स जो भी लेते हो, वो 50 करोड़ या उससे ज़्यादा। द कंसेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज़ नॉट एप्लीकेबल टू 1 पर्सन कंपनी एंड स्मॉल कंपनी। तो 1 पर्सन कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी एंड स्मॉल कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। 148 कॉस्ट ऑडिट की बात कर रहे हैं, तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, तो रूल 3 ये बोलता है, तो रूल 3 ऑफ कंपनीज, कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स प्रोवाइड द क्लास ऑफ कंपनीज। तो क्या करता है वो, प्रोवाइड करता है क्लास ऑफ कंपनीज को। तो रूल 3 ऑफ कंपनीज कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स प्रोवाइड द क्लास ऑफ कंपनीज इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो वो क्लास ऑफ कंपनी जो इंगेज है इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज, जिनका ओवरऑल टर्नओवर है ऑफ ऑल इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस 35 करोड़ या उससे ज़्यादा। ओवरऑल टर्नओवर जो है 35 करोड़ या उससे ज़्यादा है ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो इसको कॉस्ट रिकॉर्ड तो इंक्लूड करने हैं इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट, तो उनको कॉस्ट रिकॉर्ड इंक्लूड करने हैं इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट। अब ये है कि क्या बात कर रहे हैं कि क्लास ऑफ कंपनी जो इंगेज है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनका ओवरऑल टर्नओवर जो इसके सारे प्रोडक्ट और सर्विस ऐसे 35 करोड़ या उससे ज़्यादा है। तो एनुअल टर्नओवर ऑफ ऑल इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज 35 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो उनको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं। रेगुलेटेड सेक्टर की बात है तो मिस पीडीएफ करके है, तो मिस पीडीएफ करके नहीं है, सेट पीडीएफ है। तो शुगर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम, पेट्रोलियम और डी से ड्रग्स एंड फर्टिलाइजर, तो वो जो रेगुलेटेड सेक्टर है, तो कॉस्ट रिकॉर्ड आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, तो उनको ऑडिट कराना पड़ेगा इफ़ द ओवरऑल एनुअल टर्नओवर, इनका जो एनुअल टर्नओवर है, ओवरऑल एनुअल टर्नओवर ऑफ द कंपनी फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, सारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से जो उनको टेन्योर है, तो सारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से जो उनका एनुअल टर्नओवर है वो 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है। और एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट्स, सर्विस और सर्विसेज फॉर विच कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन, वो 25 करोड़ या उससे ज़्यादा है। तो कॉस्ट रिकॉर्ड आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड इफ़ ओवरऑल एनुअल टर्नओवर, तो ओवरऑल एनुअल टर्नओवर सारे प्रोडक्ट को मिला के 50 करोड़ और मोर है। एंड एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट, सर्विस और सर्विसेज, वो 25 करोड़ या उससे ज़्यादा है। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड इफ़ द ओवरऑल, इधर वही बात आती है, ओवरऑल एनुअल टर्नओवर ऑफ द कंपनी फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है। एंड एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है, एंड एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस फॉर विच कॉस्ट रिकॉर्ड आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन, वो 35 करोड़ या उससे ज़्यादा है। तो क्या हुई बात, ओवरऑल एनुअल टर्नओवर ऑफ द कंपनी ऑफ ऑल इट्स प्रोडक्ट, सब प्रोडक्ट को मिलाकर और सर्विसेज को मिलाकर, प्लस एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो ओवरऑल टर्नओवर ऑफ सारे ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स को, सर्विस और सर्विसेज को मिला के, फॉर विच कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन, तो 25 करोड़ या उससे ज़्यादा है। तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट, सर्विस और सर्विसेज जो है एग्रीगेट टर्नओवर, इधर भी ऐसा है कि अगर 35 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और ओवरऑल एनुअल टर्नओवर फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट, इधर बोला है ऑल इट्स प्रोडक्ट, इधर बोला है इंडिविजुअल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स, सर्विस और सर्विसेज, ठीक है। तो ओवरऑल एनुअल टर्नओवर और एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है, एक तो इधर समझ में आ गया, ओवरऑल एनुअल टर्नओवर और एग्रीगेट टर्नओवर। अब ओवरऑल एनुअल टर्नओवर ऑफ द कंपनी फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ ऑल इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये हो गया हमारा। और इधर है इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो ओवरऑल ऑल है और इधर इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज है, फॉर विच कॉस्ट रिकॉर्ड आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन, वो 35 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ठीक है। अब एग्जाम्पशन, सेंट्रल गवर्नमेंट आर, ठीक है, द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिट अंडर दिस रूल शेल नॉट अप्लाई टू कंपनी विच इज कवर्ड अंडर रूल 3 एंड रिवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट, अगर फॉरेन एक्सचेंज में हो रहा है, वो एक्सीड कर रहा है 75% ऑफ टोटल रिवेन्यू, तो कॉस्ट ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। जो ऑपरेट हो रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, कॉस्ट ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। जो इंगेज हो रहा है इन इलेक्ट्रिसिटी फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, ज़रूरत नहीं है।
आती है बात फिर इम्पोर्टेंट प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर भी अपने आप में इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें भी बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो हमको समझने के हैं, और इसमें भी जो है पर्टिकुलर लिमिट्स दे के रखी है जो हमको पढ़ने की। पर यार अगर बात देखें तो अब ये जो ना शीट ये अमेंडेड नहीं है, मुझे अमेंड इसको करना पड़ेगा एंड देन वापस मैं एक रीअपलोड कर दूंगा। बट पॉइंट ये है कि सबसे पहले तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं कि जो भी इन्होंने फैक्ट्स दे के रखे, कुछ चीज़ में अगर मैं अटका होऊंगा तो थोड़ा सा उसको बॉदर कर लेना, क्योंकि मुझे फिर वो नई लिमिट एक बार देखनी पड़ती है। ठीक है, तो बाकी तो बोला तो सब कुछ सही है, ठीक है, बट थोड़ा सा वो अटकना बॉदर कर लेना। किसी को लग रहा होगा कि अगर मैं धीरे कर रहा हूँ तो वो इंटू 1.5 प्लीज़, हाँ वो सब यूट्यूब ने फैसिलिटी दे के रखी है, पर मैं एक नॉर्मल अपने टोन में बोलूँगा एंड देन जो है आप अपने हिसाब से जो है स्पीड को एडजस्ट कर लेना, राइट। तो कॉम्प्रोमाइज़, ओके, तो ठीक है, ओके। सेक्शन 244, तो सेक्शन 244 सबसे पहले प्रिवेंशन ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। सेक्शन 244 में क्या बोलता है? राइट टू मेंबर टू अप्लाई फॉर रिलीफ फ्रॉम ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो रिलीफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इन केस कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, तो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, तो ऐसे केस में कंपनी का शेयर कैपिटल है या कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है तो कंपनी का शेयर कैपिटल है तो 100 मेंबर्स ऑफ द कंपनी, 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, तो 100 मेंबर 1/10 ऑफ टोटल नंबर, ठीक है। तो 100 मेंबर 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर और 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है। तो 100 मेंबर 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर और 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है। तो 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, तो 100 मेंबर 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर और 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल जो है वो अप्लाई करेंगे। तो अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर, शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर। सेक्शन 245 आता है क्लास एक्शन का, तो एप्लीकेशन बाय मेंबर, जैसे केस में वही एप्लीकेशन करेंगे मेंबर। तो इधर भी मेंबर ने एप्लीकेशन करा कि एलिजिबल मेंबर एप्लीकेशन देते हैं 100 मेंबर 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर और 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, और नो शेयर कैपिटल है तो 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, राइट। तो उधर 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर है। आती है सेक्शन 245 क्लास एक्शन की, तो क्लास एक्शन में चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है। क्लास एक्शन में डिफरेंट तरीके से चीज़ों को बताया गया है। लेट मी सी 245 में किस तरीके से इसमें टर्नओवर की लिमिट का बताया, ओके। तो ऊपर शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल पढ़ लिया। इस केस में भी ऐसा क्लास एक्शन में भी शेयर कैपिटल और नॉट शेयर कैपिटल है, तो इधर भी पहले 100 मेंबर है, नॉट लेस देन सच परसेंटेज, इधर सच परसेंटेज बोल दिया ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, इधर सच परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर बोल दिया, और 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल है क्या, 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल है क्या, एनी मेंबर ऑफ इन केस ऑफ सच परसेंट ऑफ इन केस ऑफ एक मिनट in case of such percentage of total number of members as may be prescribed whichever is less, or any member of every member of more members holding not less than such percentage of issued share capital। वो भी issued share capital की बात आ गई। सब्जेक्ट टू द कंडीशंस है, सारे के सारे आपको कॉल पे करने पड़ेंगे, ठीक है। सब भी जो सम ड्यू आपको पे करना पड़ेगा। अगर कंपनी नॉट हैविंग इन केस कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो 1/5 ऑफ इशूड शेयर 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, 1/5 ऑफ टोटल मेंबर। तो इधर भी ऐसे ही था 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर। चलो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर। अब ये जो सच वाला पोर्शन है, इधर ये अमेंडेड शीट नहीं है, अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि बोल के रखा है कि सच नंबर ऑफ मेंबर्स में अगर शेयर कैपिटल है, क्योंकि जो सच वाला पॉइंट बोल के रखा ना, सच परसेंटेज, तो उसमें ऐसा है कि अगर शेयर कैपिटल है तो 100%, सच परसेंटेज में जो 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है। तो इधर 5% है और इधर भी 5% है ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। तो जैसे इधर 1/10 मतलब 10% बोल के रखा हो, 10% बोल के रखा है, इधर यही चीज़ 5% है। पर अगर लिस्टेड कंपनी होती है तो 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स तो है ही है, इधर जो है इशूड शेयर कैपिटल में हो जाता है 2% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि 100 मेंबर्स 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, 5% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, लिस्टेड कंपनी में 2% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल।
और कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो कंपनी जिसके शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर। तो एप्लीकेशन बाय डिपॉजिटर, द रिक्विजिट नंबर ऑफ डिपॉजिटर, ओके, एप्लीकेशन बाय डिपॉजिटर, तो एप्लीकेशन बाय डिपॉजिटर की बात करें तो द रिक्विजिट नंबर ऑफ डिपॉजिटर, ठीक है, द रिक्विजिट नंबर ऑफ डिपॉजिटर प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1, ठीक है। तो रिक्विजिट नंबर ऑफ डिपॉजिटर, इधर एप्लीकेशन बाय डिपॉजिटर भी है, क्योंकि हम क्लास सेक्शन में मेंबर तो एप्लीकेशन करते करते डिपॉजिटर भी एप्लीकेशन करते हैं। तो रिक्विजिट नंबर ऑफ डिपॉजिटर क्या है, वो ही 100 डिपॉजिटर, सच परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर, या डिपॉजिटर टू होम, ठीक है, डिपॉजिटर और डिपॉजिटर टू होम कंपनी ओव्स सच परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स। तो वही बात आ जाती है कि 100 तो डिपॉजिटर है, सच परसेंटेज में 5% है, और इधर भी डिपॉजिटर होल्डिंग 5% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स, मतलब कि यही एनी डिपॉजिट और डिपॉजिटर्स टू होम कंपनी ऑफ 5% ऑफ टोटल डिपॉजिट, जिनको 5% ऑफ टोटल डिपॉजिट होल्ड करते हैं। तो ये डिपॉजिटर्स वाला केस हो गया, राइट, ये डिपॉजिटर वाला केस हो गया है, ठीक है। अब इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन है तो सेक्शन 213, तो ठीक है 213 है, उसमें भी ऐसा ही है कि इन्वेस्टिगेशन जब ट्रिब्यूनल करती है ऑन एप्लीकेशन ऑफ मेंबर एप्लीकेशन देते हैं तो 100 मेंबर, ठीक है, 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। अब 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल उधर 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर और 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल है, इधर 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर है। और जो है इन केस कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तो द 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर है, या 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर है तो द 1/5 उधर है 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, और इधर और 1/5 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। तो इधर वोटिंग पावर जो है थोड़ा सा टोटल नंबर ऑफ मेंबर या इशूड शेयर कैपिटल की जगह वोटिंग पावर को इज्जत दे के रखी। तो इस तरीके से जो है हमने इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की टाइम लिमिट देखी, हमने ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में क्लास एक्शन की टाइम लिमिट देखी, और ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की टाइम लिमिट देखी। बाकी कॉस्ट रिकॉर्ड्स टाइम लिमिट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा, कॉस्ट रिकॉर्ड्स हमने, ठीक है, देखे, रोटेशन ऑफ ऑडिटर, XBRL के रूल्स, राइट ऑफ मेंबर टू कॉपीज ऑफ एन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी एक अच्छा जो था, ये थोड़ा सा यूनिक है, नहीं याद में आता है। कंपनी और CSR का इंटरनल ऑडिट की रिपोर्टिंग का हमने देखा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेक्रेटरियल ऑडिट, KMP, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, विजिल मैकेनिज्म, वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऐसे करते हुए हमने वेरियस लिमिट जो कंपाइल थी वो ओवर हुई है। होप सो ये थोड़ा सा वीडियो अटक के आया है, पर होप सो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आपने अपने नोट्स में वापस से उसको मार्किंग कर ली होगी कि भैया कहाँ पे क्या क्या चीज़ों का हमका ध्यान देना है, ठीक है। सो ठीक है, हम ये इस वीडियो को इधर ओवर करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो में हम पेनल्टीज़ के बारे में बातचीत करेंगे। थैंक यू।